Hello all and welcome to Study Adda. So today we are going to discuss about the contract of agency. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि we will discuss about the different types of contracts, different types of agreements. तो first is contract of agency. Contract of agency होता क्या है? इसमें दो लोग होते हैं, one is principal, another one is agent. और प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जो वो होता है वो एजेंट को हायर करता है. क्यों? क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी के सर्विसेज देने के लिए. प्रिंसिपल को जो सर्विसेज किसी पर्सन को देनी रहती हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो एक एजेंट को हायर करता है. प्रिंसिपल एजेंट, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को सर्विसेज देने के लिए एक तीसरे आदमी को हायर करता है, जिसे हम कहते हैं एजेंट. ठीक है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं. पहला तो ये कि किसी भी काम के लिए जो कि एक पर्सन खुद से करता है उसके लिए वो एजेंट हायर कर सकता है. किसी भी काम के लिए जो पर्सन खुद करता है उसके लिए वो एक एजेंट हायर कर सकता है. फॉर एनी एक्ट विच ही इज गोइंग टू डू बाय हिमसेल्फ और ही डज इट बाय हिमसेल्फ कैन हायर अ एजेंट फॉर दोज एक्ट्स एक्सेप्ट फॉर द एक्ट्स डन इन पर्सनल सर्विसेज. अब पर्सनल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? पर्सनल सर्विसेज मतलब जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग. अब आपने अगर ए.आर. रहमान को गाना गाने के लिए हायर किया, 50 लाख रुपए दिए शो के, और ए.आर. रहमान क्या करता है कि ए.आर. रहमान एक अपने एजेंट को भेज देता है कि जाओ जाओ तुम गाना गा के आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है. तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे? जी नहीं. तो पर्सनल सर्विसेज जो भी होती है जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, जो कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन से ही कराना चाहते हैं, बस उसके लिए वो एजेंट हायर नहीं कर सकता है. बाकी किसी भी काम के लिए एजेंट वो हायर कर सकता है. और दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि एजेंट वो सारे ऑथोराइज्ड काम कर सकता है जो प्रिंसिपल उसे ऑथोराइज करता है उन कामों को करने के लिए. ठीक, तो ये हो गए आपके दो इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल. अब हम बात करते हैं कि एजेंट को एम्प्लॉय कर कौन सकता है, एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है. तो एजेंट को भाई कोई भी आदमी एम्प्लॉय कर सकता है. बस अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर वही वाली बात कि जो इंसान कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो एजेंट हायर कर सकता है. जैसे कि मेजर पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए. कौन तीन लोग हायर नहीं कर सकते? इंसॉल्वेंट पर्सन, अनसाउंड पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अ पर्सन हु इज नॉट मेजर. ये तीन लोग. तो बेसिकली वही बात होती है कि एनीवन हु इज नॉट कंपिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट कैन नॉट हायर अ एजेंट, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना एजेंसी. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट पार्टी हो ही नहीं, तो आप कैसे आप एक एजेंट को हायर कर लोगे? नाउ हु मे बी एन एजेंट, हु मे बी एन एजेंट. सपोज करिए कि हमने यह बात करी कि मेजर, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड नहीं हो सकता. तो आप बोलेंगे कि भाई फिर जब वो कंपिटेंट नहीं है तो ये सेम टू सेम होना चाहिए. जी नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है कि माइनर और इंसॉल्वेंट पर्सन दोनों एजेंट बन सकते हैं. माइनर एजेंट बन सकता है, इंसॉल्वेंट पर्सन एजेंट बन सकता है. बस एजेंट कौन नहीं बन सकता? पर्सन विद अनसाउंड माइंड. उसे छोड़कर ये इंसॉल्वेंट और माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है. और हमने प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप टॉर्ट्स में पढ़ी थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है कि प्रिंसिपल एजेंट्स के एक्ट्स के लिए लायबल होता है. प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट्स के लिए लायबल होता है. तो ये जो माइनर, इंसॉल्वेंट, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती ना, तो इनको इसलिए एजेंट बना दिया जाता है क्योंकि ये दोनों जो एक्ट्स करने वाले हैं उसके लिए लायबल कौन होगा, बाइंडिंग कौन होगा? प्रिंसिपल होगा. इसलिए इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है. अब बेसिकली एजेंसी होती क्या है? सपोज करिए ए ने बी को बोला कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार एंड यू आर गोइंग टू बाय कार फॉर मी. ठीक है, फ्रॉम सच एंड सच शोरूम, सी शोरूम. ठीक है, तो
ए ने बी को एजेंट हायर किया, किस लिए? एक कार खरीदने के लिए। किसके लिए? उसके खुद के लिए। ये भी एक एजेंसी ही हुई, भले यहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है, पर हुई ये एक एजेंसी, क्योंकि वो उसने अपने लिए एक एजेंट हायर किया, यहाँ मुझे कार खरीदनी है, तुम खरीद के ला के दो, मैं तुम्हें रेम्यूनरेशन दे दूंगा। तो ये होती है एजेंसी। अब एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती। क्या जरूरी नहीं होती? कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती। हमने पहले भी बात की कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कंसिडरेशन जरूरी है, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, पर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। आप जब एजेंट हायर कर रहे हैं और आप अगर उसे एजेंट का कमीशन नहीं दे रहे हैं या कोई कंसिडरेशन उसमें नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट जो है एजेंसी का वो वॉइड हो जाएगा। मतलब लैक ऑफ कंसिडरेशन कैन नॉट कॉल द एग्रीमेंट एज वॉइड। ठीक, फिर उसके बाद आती है अथॉरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है? एजेंट की अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल उसे जो जो भी एक्ट्स बोल रहा है करने के लिए, ऑथोराइज कर रहा है, वो सारे एक्ट्स क्या करेगा, सारे एक्ट्स अपनी एजेंसी के अंडर करेगा, और उन एक्ट्स को करते हुए अगर उससे कुछ गलती होती है तो उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। सपोज करिए ए बी सी, A is the principal, B is the agent and C is the third party। ठीक, C कौन है? थर्ड पार्टी है। अब C के लिए काम कर रहा है B, जो काम C ने A को दिया है वो काम A B से करवाता है। ठीक, अब अगर B कोई भी गलती करता है तो C के लिए कौन लायबल होगा? A। C के लिए कौन लायबल होगा? A, प्रिंसिपल। लेकिन ए बी पे केस नहीं कर सकता कि तूने गलती करी एजेंसी में जिसके कारण मुझे लॉस हुआ। एजेंट इज नॉट लायबल फॉर प्रिंसिपल, वेयर एज प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय एजेंट्स इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। तो ये होता है बेसिकली, समझ रहे कि एजेंट ना तो इस थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा ना प्रिंसिपल के लिए। एजेंट ने काम किया, गलत किया, एजेंट ने कर दिया, प्रिंसिपल लायबल है थर्ड पार्टी के लिए, और प्रिंसिपल एजेंट से पैसा या कंपनसेशन नहीं मांग सकता उस चीज को लेकर के। लास्ट आता है रिम्यूनरेशन टू एजेंट। अगर कोई एग्रीमेंट होता है, कोई पर्सन एक एजेंट को हायर करता है तो उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आप किसी से काम कराओगे तो उसे सैलरी, रेम्यूनरेशन कुछ तो दोगे ही दोगे। तो जो एजेंट होता है उसको रेम्यूनरेशन मिलता है। समझ रहे हैं? अभी इसके आगे हम और बात करते हैं, तो ये खत्म नहीं हुआ है पहले, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को हायर करता है किसी थर्ड पार्टी को सर्विसेज देने के लिए या फिर कोई दूसरा खुद का काम कराने के लिए। ठीक है, एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है? एक मेजर पर्सन कर सकता है। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन नहीं कर सकता? माइनर नहीं कर सकता। Who may employ an agent? Everyone can employ an agent except minor, insolvent person and person of unsound mind। ठीक, तो बेसिक सी डेफिनेशन फिर वही हो गई कि one who is competent to enter into an agreement can hire an agent। Who may be an agent? Insolvent person can be an agent, minor can be an agent, only one person is there who is person of unsound mind, बस वो नहीं हो सकता एजेंट। और कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती इसमें, बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट क्या होता है कि एजेंट जो भी ऑथोराइज काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। प्रिंसिपल इज बाइंड टू कंपनसेट द थर्ड पार्टी फॉर एनी लॉसेस अकर्ड इन द एजेंसी। ठीक है, और प्रिंसिपल उससे भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी तरीके का कंपनसेशन लॉस होने के बाद। किससे? एजेंट से। सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए, एजेंट ना थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है और ना ही किसके लिए लायबल होता है? प्रिंसिपल के लिए। और लास्ट है रिम्यूनरेशन की, जब आप किसी एजेंट को हायर करते हैं तो आप रिम्यूनरेशन तो उसे प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, ये हुआ इतनी बात इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एजेंसी थ्रू नेसेसिटी। एजेंसी थ्रू नेसेसिटी क्या होती है कि मानिए कि एक आदमी है, एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन के पास उसका सामान जाता है, पर उसने उसे एज ए एजेंट हायर नहीं किया है, पर उसे गुड फेथ में एक ऐसी नेसेसिटी आ जाती है कि उसे उन सामान को
कहीं ना कहीं बेचना पड़ता है या उनके साथ कुछ भी ऐसा करना पड़ता है जिससे इसका लॉस बचे। वो एक नेसेसिटी हो जाती है, एक नेसेसरी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में वो एजेंट नहीं भी होता तो भी वो एजेंसी मानी जाती है थ्रू नेसेसिटी। सपोज अब इसमें हमेशा क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स होने चाहिए जो जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ए का सामान आता है बी के पास भोपाल, ठीक, कहाँ से आता है, दिल्ली से, दिल्ली से आता है भोपाल, ठीक। और बी का काम क्या होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ वो सामान यहां से कहाँ भेजना है, मुंबई में, ठीक, मुंबई भेजना है किसके पास, ए के पास। सपोज करिए यहां से सी ने भेजा भोपाल बी के पास और बी को कहाँ भेजना है, ए मुंबई के पास, मुंबई में ए के पास। तो ये जो सामान था क्या, वो सामान थे सेब एप्पल, ठीक है। अब वो एप्पल भोपाल आते आते सड़ने चालू हो गए, ठीक। जब बी ने ये चीज देखी तो बी ने वो एप्पल्स भोपाल में ही बेच दिए, मुंबई तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो मुंबई तक जाते तो वो पूरे खराब हो जाते। तो यहाँ पे ही वॉज नॉट ऑथोराइज्ड टू दैट एक्ट बट इट वॉज अ नेसेसिटी एंड ही बिकेम एन एजेंट थ्रू नेसेसिटी। वहीं अगर ऐसा होता है, ये हमेशा याद रखिए कि पेरिशेबल गुड्स होने चाहिए। सपोज करिए सी ने बी के पास ब्लैंकेट्स भेजे, ठीक है, और बी ने उन्हें मुंबई भेज दिया ए के पास। अब बी का ड्राइवर रास्ते में क्या करता है कि रास्ते में खूब लंबा जाम लग जाता है नागपुर के पास, और वो क्या करता है, उन कंबल को रास्ते में ही बेच देता है। तो क्या कंबल पेरिशेबल थे, वो 2 साल बाद भी पहुंचते तो उनका कोई कुछ खराब नहीं होता। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी थ्रू नेसेसिटी में क्या होना चाहिए, पेरिशेबल गुड्स होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कि अब एजेंसी टर्मिनेट कैसी होगी। सबसे पहले बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। अगर प्रिंसिपल ने कोई एक एजेंट रखा है और प्रिंसिपल कह देता है कि भाई अब मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एजेंसी के लिए, तो प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी क्या कर ली, रिवोक कर ली, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी, बाय एजेंट रिनाउंसिंग हिज एजेंसी, बाय एजेंट रिनाउंसिंग हिज एजेंसी, ठीक, कि अब एजेंट ने बोल दिया मेरे को नहीं करना एजेंसी में काम, मुझे नहीं बनना आपका एजेंट, तो भी वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। लास्ट इज बाय बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, बाय बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, कि भाई एजेंसी जिस चीज के लिए उसे एजेंट रखा गया था वो बिजनेस ही कंप्लीट हो गया। सपोज करिए ए ने बी को एजेंट रखा था किस चीज के लिए, उसके पास 200 टन एप्पल्स पड़े थे वो बेचने के लिए, 200 टन एप्पल बिक गए, एजेंसी खत्म हो गई। अब किस बात का एजेंट, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट या तो उनकी डेथ हो जाए या वो अनसाउंड माइंड के हो जाए, प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई भी, आइदर ही डाइज और बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड, तो भी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फिर या तो फिर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रिंसिपल अनसाउंड भी नहीं हो सकता, माइनर भी नहीं हो सकता, इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता, पर एजेंट हो सकता है। तो प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी क्या हो जाएगी, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये 5 तरीके होते हैं एजेंसी टर्मिनेट होने के। इसके बाद हम बात करते हैं एजेंसी के रिवोकेशन की। ठीक, ये सारी चीजें तो आप समझ गए ना कि ए ने, सपोज करिए ए ने बी को अपने कुछ बैंकिंग के काम करने के लिए एजेंट रखा और ए की डेथ हो जाती है, तो फिर बी किसी तरीके से उसका एजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अब जो है वो उसकी डेथ हो गई है प्रिंसिपल की। तो ये 5 तरीके होते हैं आपके किस चीज के, टर्मिनेशन के। अब हम लास्ट एजेंसी के रिवोकेशन की बात करते हैं और इसके बाद जो है क्या है, हमारा एजेंसी का चैप्टर खत्म। उसके बाद हम दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। तो रिवोकेशन, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। तो पहला क्या होता है रिवोकेशन में कि एजेंसी coupled with interest, ठीक। अगर प्रिंसिपल एजेंट दोनों के
जो इंटरेस्ट हैं वो कपल्ड होते हैं। अगर दोनों के ही इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एजेंसी क्या हो सकती है, रिवोक हो सकती है। क्या हो सकती है, रिवोक हो सकती है। ठीक। दूसरा क्या होता है कि जब एजेंट ने क्या किया, ही ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी। ठीक। जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर चुका है तो उसके बाद क्या हो सकता है, एजेंसी रिवोक हो सकती है। क्या हो सकती है, रिवोक हो सकती है। और तीसरी कि अगर एजेंट क्या कर ले, किसी पर्सनल लायबिलिटी को खड़ा कर ले। क्या कर ले, पर्सनल लायबिलिटी अपने लिए, उस एजेंसी का काम करते करते वो अपने लिए पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर ले तो भी एजेंसी रिवोक हो सकती है। तो कैसे, तीन तरीके से कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, कि अगर इंटरेस्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब एजेंट ऑलरेडी अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर चुका है तो उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिवोक हो सकता है। लास्ट की एजेंट अगर कोई पर्सनल लायबिलिटी को खड़ा कर लेता है, कोई पर्सनल लायबिलिटी को इनकर कर लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का काम करते करते, तो भी ये जो है रिवोक हो सकता है। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है, हु कैन बी अ एजेंट, हु कैन बी अ प्रिंसिपल, फिर उसके बाद टर्मिनेशन और आपका एजेंसी थ्रू नेसेसिटी। ये दो चार चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। रिवोकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसके दो चार जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बहुत से अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कंसेप्ट होते हैं। और क्या कहते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, तो ये सारे के हम बात करते हैं। चलिए ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट wagering contracts and contingent contracts. Wagering contracts are simply a contract of wager, जिसमें बेसिकली एक शर्त, हिंदी में समझिए शर्त। क्या होता है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किस चीज पे बेस्ड होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे। किस पे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे। ऐसे इवेंट्स जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं और अनसर्टेन है। ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे। सपोज करिए ए ने बोला बी से कि अगर आज बारिश होती है तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा और नहीं होगी तो तुम मुझे 50 रुपए दोगे। तो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे ये चीज डिपेंड करती है। अगर वो होती है तो एक पार्टी दूसरे को कुछ देती है, और अगर नहीं होती है तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कुछ पैसे देती है। अगर ए बी को बोलता है कि इंग्लैंड मैच जीतती है तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा, और इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो आप मुझे 50 रुपए दोगे। तो ये होता है बेसिकली वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये वॉइड होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये शर्त पर डिपेंड करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पर डिपेंड करते हैं, तो ये वैलिड नहीं होते। दूसरी बात आती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैसे ही होते हैं जो किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, कि किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद पता चलेगा। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ए अगर बी को बोलता है कि आप मुझे 2 लोगों के लिए एक रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ के दो 2500 रुपए रेंट पे, और अगर आप ऐसा अपार्टमेंट मुझे 2500 रुपए रेंट पे ढूंढ करके देते हो तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो ये कंडीशन पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन कभी ना कभी फुलफिल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मतलब वो एक अनसर्टेन इवेंट नहीं है। तो वो बेसिकली एक एजेंसी है, जो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे, कि ए ने अपने लिए बी को एक एजेंट रखा कि किस चीज के लिए, अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। तो वो कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, आप मेरा काम करके दो और मुझसे 500 रुपए ले लो, ऐसा। वहीं अगर ए को अपने गुड्स बेचने हैं बी को, जो कि अभी शिप के अंदर है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर शिप एक फिक्स्ड पीरियड में जो गुड्स हैं वो सेफली उस शिप में हार्बर पे आ गए तो मैं आपको बेच दूंगा, और शिप
सेफली उस पीरियड में आ जाती है तो ए को बेचना पड़ता है। ये कंटिंजेंट है, क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट है, एक फिक्स्ड पीरियड में होना है। अब भाई जरूरी नहीं है कि शिप आ पाए, हो सकता है रास्ते में डूब जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भरोसा नहीं है, तो वो चीज कंटिंजेंट है क्योंकि वो एक अनसर्टेन किस पर डिपेंड कर रही है, अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड कर रही है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, वो भी एक फिक्स्ड पीरियड में, कि अगर इस पीरियड में इस टाइम तक शिप हार्बर पे सेफली आ जाती है तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा। तो बेसिकली ये होता है कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज होती है इम्पॉसिबल इवेंट, कि अगर किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए ए बी को बोलता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप मेरी डॉटर सी से मैरी करते हो, और सी उस एग्रीमेंट वाले दिन से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब ये इम्पॉसिबल है ना, वो बी सी से कैसे शादी कर लेगा? ए भले ही उसको पैसे दे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ दे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल है, तो कैसे शादी कर ले? तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके होने ना होने पर डिपेंड करता है कि कौन किसको कितना पैसा देगा। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो फ्यूचर इवेंट अगर हुआ तो फिक्स पीरियड में अगर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो। जैसे मैंने आपको अपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया था कि वो अपार्टमेंट, तो जरूरी नहीं है, उस चीज में आपको देना पड़ेगा कि वो एक अनसर्टेन इवेंट है कि नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब अपार्टमेंट ढूंढना एक सर्टेन इवेंट है, या तो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ढूंढ रहा है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इवेंट थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। अब शिप हार्बर पे सेफली आएगी कि नहीं आएगी ये किसे पता है? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, वो भी एक फिक्स्ड पीरियड में, कहीं रुक जाए, स्टॉर्म आ जाए, उसके कारण शिप को देरी हो जाए, तो वो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है उस इवेंट में जहां की। और दूसरी बात हमने करी इम्पॉसिबल इवेंट्स की, कि कोई इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज।